गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को पहले अभी से पढ़ाया था एपी के बारे में। क्लास 11 का जो टॉपिक था, ठीक है ना। एपी आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम आप लोगों को बेसिक से हर चीज बता रहे हैं क्लास 11 का, ठीक है ना। तो उसमें मैं पहले एपी के बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ और एपी यहाँ पे पढ़ना भी है, ठीक। तो हमने यहाँ तक आपको पढ़ा चुका था। एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 161 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 341, फाइंड द एपी, ठीक है ना। ये बता दिया गया था आप लोगों को और आप लोगों को बोला गया था ए और डी निकाल करके आप इसको सॉल्व करो, आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। आगे का जो आज क्लास होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी प्रोग्रेशन एपी का, ठीक है ना, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर समान चीज जोड़ते हो या घटाते हो, ठीक है, या उसमें किसी भी समान संख्या से डिवाइड करते हो उसके टर्म में, तो उस एपी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो फाइनली रिजल्ट है तो वह खुद एपी में आता है, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक मिनट, हम थोड़ा अपने स्क्रीन में साइज को बड़ा कर लेते हैं, ठीक। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया प्रॉपर्टी नंबर 1, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर, यानी कि अगर हम अगर हर टर्म में एक ही नंबर के ऐड किया है, यहाँ पर के स्पेस है, के ऐड या सब्सट्रैक्ट करे तो नया सीक्वेंस भी एपी में होगा। आओ थोड़ा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एपी, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक एपी दिया गया है, ठीक है। और एपी का टर्म कौन कौन है? पहला है 2, 5, 8, 11, और इसी तरह से आ जाएगा आपका आगे। और यहाँ पर ध्यान से देखो, हर एक टर्म के बीच कितने का गैप है? 3 का गैप है, तो डी बराबर 3 दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले हम एडिशन का कोई नंबर उठा लेते हैं, ठीक है ना। कोई नंबर इस एपी में हम अपने मन से कोई भी नंबर जोड़ देते हैं और समान संख्या जोड़ेंगे। जैसे कि मान लो कि 2 में अगर तुम 5 जोड़ो, ठीक है, पहला पद में 5 जोड़ दिए। फिर हर एक नंबर में सेम नंबर ऐड करना है। दूसरा टर्म है 5, फिर 5 में आप 5 ऐड करो, ठीक है। फिर 8 में आप 5 ऐड करो, ठीक है। फिर 11 में आप 5 ऐड करो, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर हम बोले क्या, सेम नंबर ऐड होना चाहिए हर एक टर्म में, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वह भी एपी में आएगा, ठीक है। आज इधर देखो, 5 2 7, 5 5 10, और 8 5 11, नहीं 11 13। एक मिनट रुक जाइए, ये 13 होगा यहाँ पर, ठीक है। और आ जाइए फिर 11 5 16, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर फिर आगे डैश डैश करके आ गया। तो फिर यहाँ से देखिएगा आप, तो सर यहाँ पर 7 और 10 के बीच कितने का गैप है? सर 3 का। यहाँ पर भी सर कितने का गैप आ रहा है? 3 का, यानी कि यहाँ पर भी सार्वंतर सेम रहने वाला है, ठीक है। 10 13, 7 10 13 16। अब ध्यान देखिए, एडिशन के लिए तो एक चेक कर लिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम वही चीज आएगी। जैसे कि मान लो आप इधर हम्म, इसी एपी को ले लेते हैं, ठीक है ना। जो एपी दिया गया था मेरा, कौन, 2 5 8 11, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि आपको हर एक टर्म में एक काम करो, घटा लो। अब एडिशन के लिए देख लिए तो आप घटा करके चेक कर लो। एक काम करो, यहाँ से आप 2 घटा लो, ठीक है ना। 2 में से 2 घटेगा। फिर दूसरा टर्म है 5, और फिर यहाँ से आप 2 घटा लो। फिर तीसरा टर्म है 8, इसमें से आप 2 घटा लो। फिर 11 में से 2 घटा लो। इस तरह से ही हम क्या सब्सट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से समझ के चलना। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 11 में से 2 जाएगा 9, इसी तरह से आगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हर एक टर्म में कितने का गैप है, ठीक है। 0 में 3 जोड़ेंगे तो सर 0 में 3 जोड़ने के बाद कितना होगा? 3 होगा। फिर 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 6 में फिर 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से सार्वंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस एक बात को ध्यान में रखना हमेशा, कि किसी भी समांतर श्रेणी के टर्म में कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर्स को, समान संख्या को अगर सभी टर्म से बारी बारी से घटाते हो या जोड़ते हो,
तो जो रिजल्ट आता है वो भी एपी में आता है, और वहां पर जो कॉमन डिफरेंस पहले वाले एपी का होता है, सेम कॉमन डिफरेंस जो रिजल्ट आएगा उसका भी होगा। जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है नीचे, नहीं इस प्रॉपर्टी में दिया गया है नीचे कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। आप किसी भी एपी में कोई समान संख्या को घटाओ सभी टर्म में से, या समान संख्या को जोड़ो सभी टर्म में, ठीक है ना। जो फाइनली रिजल्ट आएगा वह भी एपी में होगा, और उस एपी का, और जो पहले वाला एपी का सारवंतर होगा वह रिजल्ट का भी सारवंतर होगा। कहने का मतलब जो पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, सेम वही कॉमन डिफरेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो एपी आएगा उसका भी होगा। इस बात को आप लोग समझ करके चलना, इसमें यही समझना था, ठीक है। ऑलरेडी ऊपर सब लिख दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं हम इसके अगले प्रॉपर्टी पे। ये तो देख लिए अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर दो एपी के कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो रिजल्ट भी एपी में होगा, ठीक है। अगर दो एपी को अगर आप आपस में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वह भी आपका एपी में जाएगा। इस बात को समझ करके चलना, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वह डी1 प्लस माइनस डी2। एक इसको एग्जांपल समझ लेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर दो एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को, यानी कि अगर प्रथम पद है तो प्रथम पद में जोड़ो, दूसरे का फिर दूसरा पद किसी समानांतर श्रेणी का तो उसको दूसरे समानांतर श्रेणी के दूसरे पद में जोड़ो, फिर पहले पहला वाले जो समानांतर श्रेणी अगर उसके तीसरे टर्म को जोड़ रहे हो तो दूसरे वाले समानांतर श्रेणी के तीसरे टर्म को जोड़ो, इसी को बोलते हैं क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, ठीक है। जैसे समझना ध्यान से, एक दो एपी लिखते हैं, इसका ही एग्जांपल का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, फर्स्ट एपी है अपना, फर्स्ट एपी, ठीक, 1, 4, 7, 10, ठीक है। और इस तरह से अगला आ जाएगा 13, परेशान मत होना, और इसके बाद वाला आ जाएगा 16, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो डी है ना वह 3 के बराबर है, ठीक। आ जाओ आगे, सेकेंड एपी देखो। सेकेंड एपी जब देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है 2, 6, 10, 14, और इस R1 कितने का, 4 का, 14, 4, 18, 4, 22, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, डी बराबर 4, ठीक है ना। डी1 फर्स्ट एपी का सारवंतर, और डी2 ये सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस है। थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या है हेडिंग में कि टर्म्स को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका एपी में जाएगा, टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका एपी में जाएगा, ठीक है ना। यही तो हम पहले सबसे चेक कर लेते हैं, ऐड का चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐड का चेक करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ऐड करो। जब कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करोगे तो फर्स्ट एपी का पहला टर्म 1 है, सेकेंड एपी का पहला टर्म 2 है, ठीक है ना। तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। और आगे चलो, फिर पहले एपी का सेकेंड टर्म है 4, और दूसरे एपी का सेकेंड टर्म है 6। 6 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है ना। जब हम ऐड कर रहे हैं जिस तरीका से उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करना, ठीक है ना। मान लो कि अब पहले एपी का सेकेंड टर्म और दूसरे एपी का चौथा टर्म्स जोड़ दिए थे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो वन फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म के साथ, और फोर्थ टर्म के साथ ऐड कर दोगे तब वो हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, ठीक है ना। ये देखो 7 और 10, पहला टर्म पहले एपी का थर्ड 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 वाला टर्म है, और सेकेंड एपी का थर्ड वाला टर्म कौन है, 10। तो 7 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, फिर इसी तरह से आगे जोड़ते चले जाएंगे, हो जाएगा 24, और आगे 11, और एक एक, 2 और 1 3, 31 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, 3, ठीक है। 6 और 10, 7 10 17, 24, 2 और 1 3, 6 2 8, 2 1 3। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, थोड़ा कॉमन डिफरेंस बीच का चेक करो। बोलोगे सर इसके बीच का कॉमन डिफरेंस +7 है, और सर 10 और 7 के बीच का गैप कितना है, +7 है।
और 7 और 24 के बीच कितने गए, 17 और 24 के बीच कितने गए पे, तो 17 3 20 और 4 24, इसमें भी सर 7 का है। तो कहने का मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर, ये जो आपका रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आपका आया जोड़ने के बाद, रिजल्ट जो आया ये भी एपी में है, ये भी एपी में है सर, और एपी में है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी एपी में है। इसका सर सार्वंत्र कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है 7। तो सर इसका अगर मान लीजिए कि कोई दो एपी दे दिया और बोल दिया कि उसको ऐड करने के बाद एपी कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट आप इसका यूज करना, ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस और दूसरे एपी के कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे तो वह निकल जाएगा। पहले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 3, दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, ठीक है ना। तो और इस तरह 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एपी का, मान लो कि किसी दो एपी को आप ऐड कर दे रहे हो, ऐड करने के बाद उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो आपको ये ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है कि दोनों एपी को फिर जोड़ोगे तब देखोगे जाकर के कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये करना गलत होगा, ठीक है ना। निकल गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको मैं एक रूल बता देता हूँ कि मान लो कोई दो एपी है, अगर हम जानते हैं कि दो एपी को जब जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी खुद एपी में आएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस को आपस में जोड़ देना, वह क्या है निकल जाएगा, ठीक है ना। जब आप दोनों एपी को ऐड कर रहे होंगे तब आप दोनों कॉमन डिफरेंस को ऐड करना। अगर आप दोनों एपी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाकर के रिजल्ट का कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए, ये एडिशन के लिए आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर आप सब्सट्रैक्शन के लिए समझना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए समझना रहता है इसको, ठीक है, तो हम एक बार मिटा देते हैं। अभी तो समझ में आ गया होगा कि दो एपी को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वह भी एपी में जाता है, यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो एपी जो आएगा रिजल्ट में, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, ठीक है ना, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी का जो भी कॉमन डिफरेंस होगा जब उसको जोड़ दोगे तो रिजल्ट का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ कर चलना, ठीक है। हम ये अभी ऐड के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। हम अब देखेंगे थोड़ा सब्सट्रैक्शन के लिए देख लेंगे एक बार, ठीक है। आ जाओ। अगर सब्सट्रैक्शन के लिए देखना होगा तो रिजल्ट कुछ भी एक्स वाई जेड आए, ठीक है ना। अब एक मिनट ध्यान से समझना, अगर हम सब्सट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं तो रिजल्ट कुछ भी एक्स वाई जेड आए वो भी एपी में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे घटा कर ना चेक करें, हम डायरेक्ट बोले कि ये एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी आएगा, ये भी एपी में होगा। और ये अगर एपी में होगा तो एपी का तो एक अपना कॉमन डिफरेंस होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि एपी का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है हर एक टर्म में। तो अगर वो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, इसका इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करोगे सर, तो आप काम कर लीजिए ना, D1 में से D2 को घटा लीजिएगा, ठीक है। वो जो आएगा सो वही कॉमन डिफरेंस होगा फिर। तो 3 में से 4 को घटा लो, कितना आ जाएगा -1, यही कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने का कोई चक्कर में ये मत रखना कि दोनों एपी को जोड़ेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बीच कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अब नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कॉमन अगर जोड़ने के लिए तो बोलेगा नहीं, ठीक है ना। एपी कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो वही आपको क्या करना है कि जोड़ने के लिए बोलेगा दोनों एपी को, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे तो रिजल्ट का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर घटाने पर बोलेगा दोनों एपी को, ठीक है ना, तो घटाने पर कॉमन डिफरेंस, दोनों के कॉमन डिफरेंस को घटा दोगे तो वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज को खुद से करके देखना, क्या कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या, ये आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन के लिए आप लोग घटा करके चेक करना क्या कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है सब टर्म का। यहाँ पर लिख दो सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना, ये आप लोग खुद से कर लेना एक बार, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिवीजन बाई सेम नंबर, कोई भी एपी में जब आप सेम नंबर से उसके टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट आएगा वो भी खुद एपी में होगा, और सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो जो भी आएगा वह एपी में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक।
इसका ही एग्जांपल यूज कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा क्लियर रहेगा। ध्यान दो, एक एपी दिया गया है 3, 6, 9, 12, ठीक है ना, और जिसका कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस चीज को। एपी दिया गया है आपका 3, 6, 9, 12, इतना ही रहने दो, और इसका हम जानते हैं कि सर इसका हर एक टर्म के बीच कितना है, का गैप है, तो सर 3 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, लेकिन हम फाइनाइट टर्म्स ले लिए जानबूझ करके समझाने के लिए, कंफ्यूज मत करो। अब देखो पहला जो है भाई कि मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर हम टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के से, ठीक है ना, ये के से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जो रिजल्ट बनता है वो भी अपना एपी में होता है, ठीक है। तो आ जाओ, पहले हम देखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। हम इसी चीज को देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एपी क्या बन जाएगा भाई, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, 12, 18 और 24, ठीक है। अब थोड़ा देखो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का है। भाई सिंपल सा रूल है कि भाई कॉमन डिफरेंस कितने का है, पहले वाले ओरिजिनल जो एपी है वो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई किए ना तो कॉमन डिफरेंस भी अपना जो पहले का ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस था उसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ के चलना आप लोग, ठीक है। पहले का जो ओरिजिनल एपी है 3, 6, 9, 12 है, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वह पहले वाले कॉमन डिफरेंस का 2 से मल्टीप्लाई, यानी वो भी अपने आप का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, और हमको पता है कि हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, यानी कि 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। इस बात को समझ के चलना। आप देखो डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन कर लिया, यानी कि डिवाइड बाई 3, ठीक। ये पर मल्टीप्लाई बाई 2 था, नहीं ठीक है, लिखा हुआ है। डिवाइड बाई 3 यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में ही होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 3 2 जा 6, नहीं 3 1 जा 3, ठीक है ना, ओरिजिनल एपी मेरा ये है, कंफ्यूज मत करना, इसमें डिवाइड करेंगे 3 से, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, फिर 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ये भी एपी में है, थोड़ा ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर सिंपल ध्यान से समझो। ओरिजिनल एपी 3 6 9 12 है, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस 3 है, और हर एक टर्म में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल वाले एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है, और हर एक टर्म में हम 3 से डिवाइड किए हैं तो जो रिजल्ट आया वो भी एपी में होगा, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना, पहले वाले कॉमन डिफरेंस का जो होगा मेरा, उसमें तुम 3 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा। जैसे कि 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, एक हर एक टर्म के बीच देखो एक 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 का गैप है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिटाओ इसको, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक एपी दे दिया आपका 4 8 12 16, ठीक है, ये एपी दे दिया, हम एग्जांपल समझा रहे हैं, ठीक है ना, ये ओरिजिनल एपी है, इस बात को ध्यान समझ के चलना, ये ओरिजिनल एपी है आपका। और एक काम करते हो, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। जब आप इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो एपी आएगा वह कैसा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 4x 8x प्लस 12x, नहीं कॉमा 12x और कॉमा 16x। थोड़ा ध्यान से समझना, अभी हम आपको रिजल्ट बता दिए हैं, ठीक है। और बाई एक्स ध्यान से समझो, और एक्स कांस्टेंट, एक मिनट रुक जाओ, गलत हो जाएगा, वेरिएबल ले लिए, ठीक है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक, छोड़ो।
चलो, इसमें अब 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 2। फिर जो रिजल्ट आएगा भाई, 100% वह एपी में होगा। और उस एपी का और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सोच करके बताना। पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, डी बराबर 4 है सर। तो दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो ओरिजिनल एपी 4 8, मान लो कि जो ओरिजिनल एपी है 4 8 12 16, अगर उसके हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमको पता है कि पहले वाला जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एपी आएगा, जो रिजल्ट बनेगा वह भी एपी में होगा। और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, पहले वाले एपी का 2 गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो पहले वाला एपी का सार्वंतर कितना है, 4 है। और इस 4 में अगर आप 2 से गुना कर दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इस बात को आप लोग समझ करके चलना, ठीक है। ये छोटा छोटा रूल है, क्वेश्चन में जरूर काम आएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड बाई, हम इसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर से कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा, सिंपल ध्यान से समझना, रिजल्ट जो आएगा वह एपी में जाएगा। और उसका सर, अगर वह एपी में जाएगा तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, आप ये बता दीजिए। तो सिंपल, हम उस ओरिजिनल एपी के कॉमन ओरिजिनल एपी का जितना भी टर्म है हम किससे भाग दे रहे हैं, तो सर 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 से जब भाग दे रहे हैं तो जो ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना, उसमें आप 2 से भाग दे दोगे तो नए वाला जो रिजल्ट होगा एपी का, उसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा एपी में, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ओरिजिनल वाले एपी का कॉमन डिफरेंस है 4, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए हम, एपी के टर्म्स पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से सीक्वेंस एपी ही बनता है, ठीक। सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेंज होता है, सीक्वेंस की प्रॉपर्टी एपी ही रहती है, बस इस बात को ध्यान में रखना। हम क्या देख रहे थे पीछे, यही ना देखे हैं कि एपी का जो टर्म्स था मेरे पास, ठीक है ना, एडिशन कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, और डिवीजन कर रहे थे सेम नंबर से हर एक टर्म में। तो जो रिजल्ट आता था, सीक्वेंस जो आता था भाई, वह भी एपी में आता था, ठीक है। और हम देख रहे थे उसका बस एक ही चीज चेंज कर रहा था, क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेंज होता है, सीक्वेंस की प्रॉपर्टी एपी ही रहती है, ठीक है ना। सीक्वेंस कितने पास होते हैं हमारे पास, आपको पता होगा भाई, सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ। हमारे पास 3 तरह का सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन, एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। और उसी में हम लोग आगे पढ़, मतलब ये भी एपी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीपी, और उसके बाद हम लोग चलेंगे एचपी की ओर, ठीक है ना। तो यही बोला, सीक्वेंस की प्रॉपर्टी एपी ही रहती है। सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, हम आपको पिछले क्लास में बता दिए, ठीक है। इस बात को समझ करके चलना आप लोग, ठीक। तो चलिए, ये आप लोग समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन है इस पर आगे, अब ठीक। अब इस क्वेश्चन को धीरे धीरे करने का प्रयास करते हैं। अब एक मिनट रुक जाइए, आ जाओ क्वेश्चन पे। दिया गया nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 2 का पावर 3n माइनस 5 का पावर n, इज दिस सीक्वेंस अ जीपी, इफ यस फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। अब ध्यान से देखो, अब nth टर्म दिया गया है किसी जीपी का, ठीक है ना। अब हम लोग जीपी का प्रॉपर्टी पढ़े हुए ना, थोड़ा बताए थे आपको, पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। पहले इसका हम nth टर्म कैसे लिखेंगे, टी एन या ए एन लिखते, ठीक है ना, परेशान मत होना। nth टर्म दिया गया है, तो nth टर्म दिया गया तो इसको आप ऐसे लिख लो, 2 का पावर 3n गुने -5 का पावर n, ठीक है। अब n का वैल्यू नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। n का मान 1 लेते जाओ, n का मान पुट n बराबर 1 2 3 4, बस इतना ही निकालो यार, ज्यादा कहाँ तक निकालते जाओगे, ठीक है ना। T1, जब T1 रखेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 का पावर 3 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 n के जगह पे 1 रखोगे, 3 गुने 1 3 हो जाएगा।
तो इसका पावर एक ही रहेगा, ठीक है। -5 का पावर n यानी कि 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब 8, और -5 का पावर मतलब -5, यानी कि 8×5 = 40, ठीक है ना। T2 n के जगह पे फिर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 गुने, और यहाँ पे थोड़ा चेक कर लो, और ये हो जाएगा आपका -5 का पावर, ठीक है, कितना, -5 का पावर 3। तो ध्यान से समझो, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। हम इसको मल्टीप्लाई ना करके हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हमको पता चलेगा कि भाई कब 4 रखेंगे तो पता है इनको बार बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं। इसका कॉमन रेशियो बराबर चेक करना है, अगर जीपी में होगा तो भाई इसका कॉमन रेशियो बराबर होगा, ठीक। तो चलो T3 निकाल लेते हैं। T3 निकालेंगे तो सर ये हो जाएगा 2 का पावर 9 गुने -5 का पावर 3, ठीक है। फिर T4 सर निकालिएगा आप तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 12, ठीक है, गुने -5 का पावर 4। थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन देखो, अब 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको जीपी ही चेक करना है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हमको जो रेशियो, अब जीपी का क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े हो ना, हम एक बात बता दे एक बार फिर से। देखो, इधर देखो, जीपी का प्रॉपर्टी हम आप लोगों को पढ़ाए थे, कहाँ गया, देखो, जीपी, रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कि दो टर्म का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो जो वह रेशियो हर एक टर्म में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझ करके चलना, ठीक है। हम बता देंगे, अभी ध्यान से देखो। T2/T1 का रेशियो चेक करो पहले, T2/T1 का रेशियो चेक करो, ठीक है। T2 का ये कितना दिया, 2 का पावर 6 गुने -5 का पावर 3 बटा T1 कितना दिया है, 2 का पावर 3 गुने -5 का पावर 1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत आराम से करो, एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, जो घातांक पड़ेगा घात और घातांक पड़ेंगे उसका रूल लगा लो। 2 का पावर कितना आ जाएगा, 3, और -5 का पावर आ जाएगा 2, ठीक है। अब T2 और T1 से चेक कर लिए, ठीक है ना। अब T3 और T2 से चेक करो। अगला टर्म से अगला टर्म में पिछले टर्म से हम भाग दे देंगे, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया तो सिंपल, वह जिसका कॉमन रेशियो बराबर होगा, जिस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो बराबर होता है, वह सीक्वेंस जीपी में जाता है, ठीक है। आज 2 का पावर 9, नहीं 2 का पावर 6, नहीं 2 का पावर 9 -5 का पावर 3 बटा 2 का पावर 6 गुने -5 का पावर 3। कुछ गलत है क्या, यहाँ पर 2 रखना था, ठीक है। यहाँ पर n के जगह पे 2 रखना था, ठीक है। कैसे, अब Tn के जगह पे 2 रखे तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। जब घटाओगे तो 2 का पावर 9 और 2 का पावर 6 है, ठीक है, कट के 2 का पावर 3 हो जाएगा, और -5 का पावर, 1 मिनट, -5 का पावर 1 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, इसमें भी कहीं गलती है शायद पहले वाले टर्म में। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 3 में भाग नहीं देना था, ठीक है ना। T2 2 दिया गया है, और हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, ठीक है ना। ये मिस्टेक है, तो फिर ध्यान से समझो, यहाँ पर 2 है और नीचे 1 है, तो 2 का पावर -5 का पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। T3 का T2 के साथ चेक कर ले, T4 का T3 के साथ चेक करेंगे, T4/T3, ठीक है ना। T4 कितना है, 2 का पावर 12 गुने -5 का पावर 4 बटा 2 का पावर 9 गुने -5 का पावर 3। घटाएंगे, पावर को घटा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, और -5 का पावर 4 है, और नीचे 3 है, घट के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हर एक टर्म का कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है भाई, जो सीक्वेंस आया इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इक्वल है, ठीक है। अगर कॉमन रेशियो इक्वल है, ठीक है ना, तो जो ये दिया गया है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना, ये भी जीपी में होगा, ठीक है ना, जीपी में होगा।
ठीक है, निकाल करके ये जीपी में होगा और कॉमन रेशियो आपको पता चलेगा। कॉमन रेशियो कितना है सबका, ठीक है ना। कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो 2 का पावर 3 यानी कि 8 - 5 यानी कि -40, ये है आपका कॉमन रेशियो इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से। आ जाओ, फाइंड द सीक्वेंस हो nth टर्म इज इतना। अब फिर वही क्वेश्चन है, आपको एचपी पहचानना है इसमें। ठीक है, तो टीएन कितना दिया गया, टीएन दिया गया 1/2n - 1। ठीक है, फिर यहाँ पर एन का मान क्या पुट करेंगे, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हो, 4, बस इतना ही रखो, बात ज्यादा नहीं रखो। ठीक है ना, आगे भी रख सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है। टी1 कितना आ जाएगा, टी1 बराबर 1/2 - 1 यानी कि 1/1 यानी कि 1। ठीक है, फिर T2 कितना आ जाएगा, 1/2 तिया 6। ठीक है ना, n के जगह पे 2 रखेंगे, नहीं 3 नहीं रख रहे, 6 नहीं होगा। ठीक है, n के जगह पे 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 यानी कि। अब T3 n के जगह पे कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 3 दूना 6 में से 1 गया 5। ठीक है ना, 6 - 1 यानी कि 1/5। ठीक है, T4 रख लो अब, 1/, इनके जगह पे 4 रख रहे, 4 दूना 8 -1। ठीक है ना, कितना हो गया, 1/7। ठीक है, तो जो सीक्वेंस आया, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, SEQUENC सीक्वेंस आया, वह कितना आया भाई, पहला आपका आया 1, दूसरा 1/3, तीसरा 1/5 और चौथा 1/7। जब आपको एचपी में चेक करना होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखो आप एक बार। रेसिप्रोकल लिखोगे तो एक का रेसिप्रोकल 1 होगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, 5 का रेसिप्रोकल 5 होगा, और 1/7 का रेसिप्रोकल 7 होगा। 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होता है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से, जो रेसिप्रोकल देख रहे हो इसके बीच कितने का गैप है सर, 2 का गैप है सर, इसमें भी सर 2 का गैप है और इसमें भी 2 का गैप है। तो जो सर रेसिप्रोकल आया ये एपी में है। ठीक है, अगर एपी में रेसिप्रोकल आ गया, अगर जो सीक्वेंस आया, ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, एपी में है। अगर किसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी में आ गया तो जो गिवन सीक्वेंस है, जो गिवन सीक्वेंस है वह एचपी में होगा, वह एचपी होगा। ठीक है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये मैं चीज आगे पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, बेसिक बेसिक चीज में बता दिया है इसका प्रॉपर्टी, आप लोग इस चीज को एक बार जा करके देख लेना। ठीक है ना, कोई भी सीक्वेंस एचपी में तब बनता है जब उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेने के बाद और वह रेसिप्रोकल एपी में आ जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल सीक्वेंस होता है, ठीक है, वह एचपी में चला जाता है। यहाँ पर देखो ना, जो सीक्वेंस दिया गया है 1/3 1/5 1/7, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल निकाले 1 3 5 7 है, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, और कॉमन डिफरेंस बराबर, तो सिंपल वह एपी में होगा। अगर वह एपी में है तो उसका जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा वह हमेशा एचपी में रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ये द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज an/an = 1/n। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। चलिए ठीक है, इसको भी देखते हैं एक बार। जनरल टर्म दिया गया है यानी कि 1/n आपको दिया गया है, एन बराबर 1/n दिया गया है, टीएन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एन का मान क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी रख सकते हो। चलो 1 रखते हैं, 1 2 3 4 ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, चेक करने में दिक्कत हो जाएगा। 1/1 यानी कि 1। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा, 1/2। A3 कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, नहीं 1/4 नहीं, A3 है तो यहाँ पे 3 ही होगा। ठीक है, और A4 1/4। जहां जहां n है वहां पे बस, जैसे मान लो n का मान 1 लिए ना, तो इस वाला जो ये जो टर्म दिया गया, ये जो दिया गया है जनरल टर्म, ठीक है, इसमें जहां जहां n दिखाई दे रहा है हमको, वहां वहां पर जितना n का मान ले रहे हैं वहां पे रख दे रहे हैं। ठीक है, n बराबर 2 था तो इनके जगह पे 2 रख दिए, n के जगह पे 2 रख दिए, और यहाँ पर भी n था, यहाँ पर भी 2 रख दिए। n के जगह पे 3 रखना चाहते तो n के जगह पे 3, और n के जगह पे 3, 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, सीक्वेंस SEQUENC सीक्वेंस कितना बना भाई, पहला 1, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3,
चौथा 1/4। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें, ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं इसका रेसिप्रोकल लिखो तो। रेसिप्रोकल लिखो इसका। ठीक है, जब रेसिप्रोकल लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। ये तो एपी में आ रहा है रेसिप्रोकल। अगर ये एपी में आ रहा है तो जो ओरिजिनल सर होगा, ओरिजिनल सीक्वेंस ये एचपी में होगा। बोलो इस बात को समझ गए क्या? अभी जस्ट बताएं आप। और ये कोई है क्या? बोलो। और कुछ होगा क्या ये, जैसे कि एपी भी बनेगा क्या? अब एपी बनेगा या नहीं बनेगा थोड़ा देख लेते, चेक कर लेते, ठीक है ना। रेसिप्रोकल को तो चेक कर लिए, ठीक है ना। अब ये एचपी बन रहा है, पहला बार में ये एचपी बन रहा है, ठीक है ना। एचपी बनेगा सर, चेक कर लेते हैं अब एपी बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब 1/2 में से पिछला टर्म घटा लो, कितना हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस 2/2, यानी कि माइनस को 1/2, ठीक है। फिर दूसरा टर्म इसका चेक कर लेते हैं। फिर आगे कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि एपी का पता करना है तो एपी पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, ठीक है। तो फिर 1/3 से 1/2 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 और 2 3 जा, ठीक है, यानी कि माइनस का 3, यानी कि -1/6 सर। इसका तो कॉमन डिफरेंस बराबर ही नहीं है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस ये बराबर ही नहीं है आपस में, ठीक है। तो ये सर एपी तो नहीं होगा, चलो काट के हटाओ, ठीक है। और ये जीपी भी नहीं होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो बराबर नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये एपी और जीपी और एचपी को कैसे पहचाना जाता है, तो इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो इसमें एपी और जीपी और एचपी को कैसे पहचाने, तो आप पिछले कुछ लेक्चर्स को देख लोगे स्टार्टिंग से, तब जा करके आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। फाइंड विच प्रोग्रेशन इट बिलोंग्स टू, ठीक है। आप चेक करना है कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है, ठीक। हम फिर वही काम करेंगे, इन का मान रखते जाएंगे और इसको चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। इन का मान रख करके चेक कर लेंगे इसको, ठीक। आ जाओ, इन का मान रखो। इन का मान तो कुछ भी रख सकते हैं सर, लेकिन हम जरूरत के हिसाब से 1 2 3 4 ही रख रहे हैं, ठीक है। पुट n बराबर 1 2 3 4, ठीक है। क्या दिया गया है? ए एन दिया गया है, ए एन। एन के जगह पे 1 रखो। 7 × 1/2 का पावर, एन के जगह पे 1 रखोगे तो n -1 - 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, 7 × 1/2 का पावर 0, ठीक है। एन के जगह पे 2 रखना है। 7 × 1/2 और 2 का पावर -1 बराबर, देखो 7 × 1/2 का पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे हम फाइंड करेंगे A3 बराबर 7 × 1/2 का पावर 3 रखेंगे और -1 कर देंगे, इनके जगह पे रखना है। 7 × 1/2 का पावर 2, A4, ठीक है ना। 7 × 1/2 का पावर 4 -1 बराबर 7 × 1/2 का पावर 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 7 1/2 का पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है ना। और 1 में 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो 7 है ये, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या का पावर 0 चढ़ने के बाद 1 हो जाता है, ठीक है। आ जाओ इधर, ये 1/2 का पावर n है, ठीक है, 1 है, ठीक है ना। तो 1/2 गुने 7, यानी कि 7/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे 1/4 आएगा, 1/4 आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो 7 गुने 1/4, 7/4, ठीक है। यहाँ से आएगा 7 गुने 1/2 का पावर 3 है तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/8, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 7/8, लिख दिए। आगे चेक करते हैं। अब ये हमको सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है ना, जनरल टर्म से। आगे हम चेक करते हैं क्या होगा। सीक्वेंस जो है यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है। 7 7/2 7/4 और 7/8, ठीक है। और जब चेक करने जाओगे तो यहाँ से आपको सबसे पहला नंबर चीज एपी तो होगा नहीं, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, ठीक है। और दूसरा एचपी जब लिखने जाओगे तो एचपी भी नहीं होगा मेरे अंदाज से शायद, ठीक।
और जीपी, जीपी के लिए कॉमन रेशियो चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं। देखो, अगला में भाग दो, 7/2 में 7 से भाग दोगे, ठीक है। तो 7/2 गुने 7, ठीक है, ये कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2 का, ठीक है। फिर 7/4 बटा 7/2 करोगे तो 7/4 गुने 2/7 आएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत है कि यहाँ पर 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1/2। अब देखो तेरा 7 से 7 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2, ठीक है। अब है 7/8 बटा 7/4, ठीक है। तो 7/8 गुने 4/7 हो जाएगा, तो 7 खत्म, 4×2 = 8, यानी कि 1/2। कहने का मतलब है सर इसका तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो इक्वल है सर, ठीक है। कॉमन रेशियो अगर इक्वल है देन सीक्वेंस जो होगा वह जीपी में होगा, ठीक है ना। जो सीक्वेंस है वो आपका जीपी में होगा, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। देखो एचपी, एपी और जीपी कैसे पहचानते हैं ये पिछले लेक्चर में बताया गया है। एपी अगर आपको चेक करना होगा तो सिंपल आप अगले टर्म में से पिछले टर्म घटा दोगे, ठीक है ना। इस तरह से 2-3 टर्म में चेक कर लो, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वह एपी में होगा। अगर जीपी पता करना होगा तो अगले टर्म में पिछले टर्म से भाग दो, और मान लो कि कॉमन रेशियो 1 से है, फिर अगले टर्म में फिर पिछले टर्म से भाग दोगे। जैसे कि मान लो दूसरे टर्म में पहले टर्म से भाग दिए, कॉमन रेशियो 1 से आया, फिर तीसरे टर्म में दूसरे टर्म से भाग दोगे, कॉमन रेशियो 1 से आएगा, फिर चौथे टर्म में तीसरे टर्म से भाग दोगे, कॉमन रेशियो 1 आएगा। तो कहने का मतलब हर जगह 1 से 1 आ रहा है कॉमन रेशियो। इसी तरह से हम अगर कॉमन रेशियो बराबर आ जाए तो बोल सकते हैं कि वह जो सीक्वेंस है वह एपी में होगा, ठीक है। ये आपको करा दिया गया है, 1 मिनट रुक जाइए। ये करा दिया गया तो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक। आ जाओ इस क्वेश्चन में, ठीक। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एपी का क्वेश्चन, ठीक। आ जाओ। If ABC be the pth, qth and r terms respectively of an AP, ठीक है ना। ABC क्या है भाई, PP बराबर क्या हो जाएगा, PP बराबर A दिया गया है, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना, जगह बचेगा हमको। जो गिवन है हम उसको पहले लिख लेते हैं। PP बराबर दिया गया है A, और फिर TQ बराबर दिया गया है B, और फिर TR बराबर दिया गया है C। तो मेरा कहने का मतलब है इस जो एपी का जो प्रथम पद हम मान लेते हैं, ए बी, एक काम करते हैं, प्रथम पद एक्स मान लेते हैं, लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू एक्स, इस एपी का फर्स्ट टर्म एक्स मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा हमको, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो टीपी दिया गया हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। टीएन का फॉर्मूला बताए थे ना आप कि a+n-1 × d। तो हम प्रथम पद तो x लिए हैं, अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d, लेकिन यहाँ पर तो सर p है, और प्रथम पद किसको माने हैं, x को माने हैं, a को तो बोले नहीं है, प्लस p के जगह n के जगह पर p रखोगे, p-1 × d हो जाएगा। इसी तरह क्यू आर और पी क्यू आर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सर आप इसको बोल सकते हो x+p-1 एक काम करते हैं, इसको मिटा करके अच्छे से लिखते हैं। ये टीपी लिखा हुआ है ना, टीपी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, x+p-1 × d बराबर a, ठीक है। टी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं x+q-1 × d बराबर b। अब देखो x क्यों लिखे, क्योंकि सबको पता है कि टीएन बराबर फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। ए को हम क्या बोले, यहाँ पर x बोले, कॉमन डिफरेंस को d बोले। क्यूआ और पीवा टर्म जो है, तो इनके जगह पे पी रखेंगे, इनके जगह पे क्यू रखेंगे, और एक बार इनके जगह पे आर रखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रथम पद और डी तो वही रहेगा।
r-1 × d बराबर क्या हो जाएगा c, ठीक है। हर ये जितना भी कंडीशन वो किसी एक एपी के लिए बोला है, ठीक है। तो अगर एक एपी होगा तो उसका हर जगह तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा और प्रथम पद तो बराबर होगा। तो हर जगह जो डी डी देख रहे हो ये कॉमन डिफरेंस है, किसी एक एपी का बात कर रहा है, अलग अलग एपी का बात नहीं कर रहा है, इसीलिए कॉमन एक एपी का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है, हर एक टर्म के लिए। ध्यान समझ के चलना। तो यहाँ से आप क्या दिख रहे हो कि सर यहाँ से आप देख रहे हो कि x+p-1 × d बराबर है, ये इतना आ गया, ठीक है। अब निकालना है जीरो का मान, ठीक है। ये जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, a × q-r प्लस b × r-p प्लस c × p-q। जीरो को बराबर लाना है ना, तो एक काम करो ना, पहले हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, a q माइनस ar प्लस br - bp प्लस cp - cq, ठीक है। तो क्यू वाले के क्यू वाले के साथ में रख लो, ठीक है ना। ए क्यू माइनस सी क्यू प्लस माइनस है ना, फिर माइनस प्लस बी आर, पहले बी आर को लिखो, फिर माइनस ए आर को लिखो, ठीक है, प्लस सी पी को लिखो और माइनस बी पी को लिखो, ठीक है। यहाँ से आप क्यू कॉमन ले लो, ए माइनस सी प्लस यहाँ से आप आर को कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो बी माइनस ए प्लस यहाँ से आप पी को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो खेला हो रहा है भाई, ए माइनस सी और बी माइनस ए और सी माइनस बी, ये सी। अब ध्यान से समझने वाला बात ये है कि सर ए और सी तो हमको दिख रहा है सर यहाँ पर है। एक काम करो ना, ए और सी, ए में से सी को घटा लो, ठीक है ना, एक दो तीन, ठीक है। ए में से सी को घटा लोगे तो मान निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक नया खेला होगा यहाँ पर कि जब ए में से तुम सी को घटाओगे, ठीक है, हम क्यों घटा रहे हैं इस बात को समझना, क्योंकि मुझे जरूरत है ए माइनस सी का। फिर बी में से ए को घटाएंगे क्योंकि हमको जरूरत है, ठीक है। और घटाने वटाने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान है x प्लस p-1 × d और c का मान कितना है x, एक मिनट रुक जाना, x और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो जब भीतर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और c का मान है r-1 × d। अब तो माइनस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है समीकरण 3, इसमें देखो हर जगह यहाँ पे प्लस है ना, लेकिन ये जो माइनस बैठा है, जब ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये x से x कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या, a माइनस सी बराबर p-1 × d माइनस r-1 × d, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो सर, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो d, d को कॉमन लेगो तो क्या बच जाएगा, p-1 बचेगा सर इधर से, और माइनस यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगा, r-1 बचेगा सर इधर से, ठीक है। a माइनस सी बराबर d इंटू p-1, और ये माइनस अंदर की जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस का r और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 गायब, ठीक है। a माइनस सी बराबर कितना बच गया, d इंटू p-r, ये चीज बचा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट के जगह पे इसको लिख देते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उतना जगह नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, ये कैसे सॉल्व किए आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्डेड वीडियो होगा। तो यहाँ पर a माइनस सी के जगह पे लिख सकते हैं d इंटू p-r, ठीक है, लिख दिए। लिखने के बाद हम क्या क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब फिर हमको निकालना होगा क्या, b माइनस से, ठीक है, b माइनस से निकालेंगे। और इसको एक काम करो, हाईलाइट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आ जाओ। अब फिर यहाँ पे सर दिख रहा है b माइनस से, तो हम डायरेक्ट बताते हैं b माइनस से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो बार बार हम इतना करने जाएंगे, सर b कितना दिया गया है, b है x प्लस क्यू माइनस 1 × d और a है कितना x प्लस p माइनस 1 × d। तो फिर
x से x कट जाएगा तो फिर यहाँ पे d बचेगा, ठीक है। और b माइनस ए, -1 और +1 जब घटाएंगे, b में से a घटाएंगे, ठीक है ना, तो जो a का जो आएगा ये चीज, ठीक है ना, ये माइनस का माइनस रहेगा यहाँ पर, तो a -x माइनस p -1 हो जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बच जाएगा आपका b में से a घटा रहे हैं, ठीक है, b का q माइनस p, ठीक है ना, q माइनस p बचेगा यहाँ पर, ठीक, q माइनस p, ठीक। और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, फिर दिया गया c माइनस बी निकालिए सर, c माइनस बी, c माइनस बी कैसे, c और b, तो जब भी घटाएंगे तो x से x कट जाएगा सर, ठीक है ना, c का r बच जाएगा और q, b का q बच जाएगा और d भी बचेगा, ठीक है ना, तो r माइनस q लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस चीज समझ में आया होगा। 1 मिनट रुक जाइए, पीसी को मैं चार्ज में लगा देता हूँ। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, मैं इस चीज को भी एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, q इंटू ए माइनस सी का मान कितना आया, ए माइनस सी का मान आया है d इंटू, 1 मिनट, ए माइनस सी का मान आया d इंटू पी माइनस आर, ठीक है, लिख लेते हैं, प्लस आर, बी माइनस ए का मान आया है d इंटू क्यू माइनस पी, ब्रैकेट बंद करो, फिर सी माइनस बी का मान आया है d इंटू आर माइनस क्यू, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हम हर जगह दिख रहा है कि सर यहाँ से d है, यहाँ पर भी सर d है और यहाँ पर भी d है, काम कीजिए ना, आप सब में से d को कॉमन ले लीजिए, d आप कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा, q बच जाएगा यहाँ से। थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर d दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी d दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी d दिखाई दे रहा है, और सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना, d सब में मल्टीप्लाई है, तो आप हर एक टर्म से 100% आप d कॉमन बाहर खींच सकते हो, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, ठीक है ना, पूरे में से d कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा आपका q इंटू पी माइनस आर, प्लस यहाँ से आपका बच जाएगा d कॉमन ली, अब d तो बाहर पूरा कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बचेगा r इंटू पी माइनस क्यू माइनस पी, ठीक है। r इंटू क्यू माइनस पी, प्लस यहाँ से बच जाएगा d कॉमन ले लो तो बच रहा है p इंटू आर माइनस क्यू, ठीक है, ये चीज आपका बच रहा है, ठीक है, ब्रैकेट कर दिए बंद। आ जाओ इधर, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझना, जगह कम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जब डी लेंगे, ठीक है, अंदर में आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा क्यू पी माइनस क्यू आर, प्लस आर क्यू माइनस आर पी, प्लस पी आर माइनस पी क्यू, ये चीज आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ कटने वाला आएगा तो सर पी क्यू यहाँ पर है तो कट जाएगा, पी क्यू से पी क्यू माइनस, और एक चीज प्लस में क्यू आर है सर, तो क्यू आर यहाँ है सर, और क्यू आर यहाँ पर भी कट जाएगा, और आर पी, और यहाँ पर भी सर आर पी, यानी कि भीतर में कट के क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब डी में जीरो से गुना करेंगे तो भाई सिंपली हर चीज जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम इसी चीज को ना पकड़े थे, यानी कि एल एच एस पकड़े थे, आर एच एस आया, ठीक है, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस हुआ, यानी कि क्वेश्चन ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। मैंने ये चीज धीरे धीरे पढ़ाया, ठीक है ना, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। तो ये एक बार चीज को देख लेना अच्छे से, ठीक है, दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में।